साथियों, आज की ये स्टोरी एकदम रियल घटनाओं पर आधारित है और हमारी एक सब्सक्राइबर ने उस रूट से सफर करते हुए इस कहानी को पहली बार अपने कानों से सुना था। उनका नाम है रोमा। दरअसल रोमा का ननिहाल पश्चिम बंगाल में है और अक्सर उनका वहां पर आना जाना रहता है। लेकिन जब वो थोड़ी बहुत समझदार हुई और उम्र में काफी छोटी थी, तब उसने पहली बार उस भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में सुना था। हालांकि पहली बार सुनकर उन्हें यह मजाक लगा, लेकिन जब वहां के लोगों ने इस बात की पुष्टि की और कई बातें उन्होंने इंटरनेट पर सर्च की, तब उनके लिए भी यकीन करना काफी मुश्किल था। उस रेलवे स्टेशन के बारे में काफी सारी बातें सच है। लगभग 40 सालों तक वो रेलवे स्टेशन बंद रहा था और आज 21वीं सदी में आकर के इस रेलवे स्टेशन को चालू किया गया। लेकिन चालू भी पूरी तरीके से नहीं हुआ, केवल दिन के समय वहां पर स्टाफ रहता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, वहां पर अजीब सी खलबली मच जाती है और पूरा स्टेशन खाली हो जाता है। तो चलिए रूबरू करवाते हैं आपको भी उस खौफनाक रेलवे स्टेशन से। तो चलिए इस स्टोरी को हम रोमा के प्रोस्पेक्टिव से ही सुनते हैं, जैसा उन्होंने हमें बताया है। मेरा नाम रोमा है और ये बात तब की जब मैं काफी छोटी थी। मेरी नानी का घर पश्चिम बंगाल में पड़ता है और साल में एक बार हम उनसे मिलने जरूर जाया करते थे। मैं छोटी भले ही थी, लेकिन इतनी समझ तो थी मुझ में कि हर बात को जानने के बारे में दिलचस्पी रहे। यही उस समय भी हुआ। हमारी ट्रेन कुछ घंटे लेट थी और जहां हमें लास्ट स्टेशन पर शाम तक पहुंचना था, वहां हम अब तक पहुंच नहीं पाए थे। अब तक रात होने लगी थी। ट्रेन में बैठे बैठे मैं काफी ज्यादा ऊब गई थी और अपने पेरेंट्स के पास ही इधर उधर टहलते हुए खेल रही थी कि इतनी ही देर में एक आदमी की तेज आवाज आई, अरे बेगुनकोदार, रेलवे स्टेशन आने वाला है, जल्दी से खिड़की दरवाजे सब बंद कर लो। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि यूजुअली स्टेशन आने पर सब लोग खिड़की दरवाजे खोलते थे और यहां पर बंद करवा रहे थे। मैंने हैरानी से अपनी मां से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहना का बोल दिया। अब मां तो मां ही होती है और बच्चों में तो कुटाई का डर रहता ही है, इसलिए मैं एकदम चुप हो गई। इस दौरान मैंने पाया कि उस पूरी बोगी में सभी लोग ही एकदम शांति से बैठ गए थे। इतना ही नहीं, ट्रेन की स्पीड भी पहले से ज्यादा तेज लग रही थी। मेरा मन तो बहुत था कि मैं पूछूं मेरी मां से, लेकिन कुटाई के डर से मैंने थोड़ी देर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। खैर, ये सिलसिला लगभग 5-10 मिनट तक यूं ही चलता रहा और उसके बाद सब लोग दोबारा से आपस में बातें करने लगे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखकर मैंने मेरी मां से पूछा, मां, अभी सभी लोग ऐसे चुप क्यों थे और खिड़कियां क्यों बंद करवा दी थी? लेकिन मेरी मां ने मुझे कुछ नहीं बताया, बट मैं भी जिद्दी थी, इसलिए दोबारा पूछा। तब हमारे सीट के सामने ही एक अंकल बैठे थे। वो बोले, अरे बेटा, इस रेलवे स्टेशन वाले रूट पर चुपचाप चलना पड़ता है क्योंकि उसे पसंद नहीं। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई और मैंने पूछा, किसको पसंद नहीं अंकल? अब इससे पहले कि वो अंकल कुछ कहते, मेरी मां ने उन्हें कहा, अरे क्यों, आप मेरी बेटी को ऐसी बातें करके डराना चाहते हैं? वो अंकल बोले, बच्चों को आज नहीं तो कल पता चल ही जाता है, इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें सारी बातें क्लियर रखो ताकि उनमें सही गलत की समझ रहे। ये सुनकर मैंने कहा, हाँ मां, बताने दो ना। इसके आगे मेरी मां कुछ ना बोली और फिर उन अंकल ने बताना शुरू किया और उन अंकल ने मुझे जो बताया वो मैं आपको पुराने समय के फ्लैशबैक में जाकर एक्सप्लेन करती हूं। तो साल 1960 में पश्चिम बंगाल में बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन बनने से आसपास के लोगों को काफी सुविधा हुई और आप समझ ही सकते हैं कि ये स्टेशन तब बना था, तब आने जाने के साधन बहुत ही कम हुआ करते थे। तो ऐसे में यह रेलवे स्टेशन लोगों के लिए काफी अच्छा रहा। डेली कई लोग उस स्टेशन पर आना जाना करते थे। उस इलाके में एक वही स्टेशन होने की वजह से वहां पर काफी चहल पहल भी रहती थी। उस समय सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था वहां, लेकिन एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल हुआ यह कि रात के समय जब उस स्टेशन पर ज्यादा लोग नहीं हुआ करते थे, उस समय एक ट्रेन वहां आकर रुकी। उस ट्रेन में से कुछ यात्री बाहर निकले
उन्हीं में से एक महिला भी थी। उस महिला ने सफेद साड़ी पहन रखी थी। शायद वह विधवा रही होगी, कुछ कह नहीं सकते, और उसके साथ भी कोई नहीं था। खैर, उस महिला की उम्र ज्यादा भी नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र 30 या 35 रही होगी, इससे ज्यादा तो शायद नहीं रही होगी। उस महिला के पास एक पोटली भी थी, शायद उसके अंदर उसका सामान वगैरह रखा होगा। वो काफी कमजोर भी लग रही थी, शायद उसने काफी समय से कुछ खाया भी नहीं होगा। वो ट्रेन से उतरी और उतरकर पटरियों के रास्ते होकर जाने लगी, क्योंकि सामने जो एंट्रेंस था स्टेशन का थोड़ा दूर था, तो शायद इसलिए उसने पटरी से होकर जाने का रास्ता चुना होगा। वो महिला पटरी पर चल ही रही थी कि तभी अचानक वो महिला लड़खड़ाकर वहीं पटरी पर गिर पड़ी। उस समय ज्यादा लोग भी नहीं थे जो उसे संभाल सके, और वो महिला जिस हिस्से से जा रही थी वहां पर उस समय अंधेरा था, और 1960 के समय तो वैसे भी लाइट ज्यादा नहीं आती थी उस एरिया में, और स्टेशन के उस पटरी वाले हिस्से की तरफ तो उस समय ज्यादा लाइट भी नहीं थी, और वहां पर लोग भी नहीं थे, इसलिए किसी ने उसे वैसे नहीं देखा। अब यहां शायद वह औरत वही पटरी पर बेहोश हो गई थी, इसलिए वह उठ भी नहीं पाई। इसी दौरान वहां उस पटरी पर से एक ट्रेन गुजरी। वह महिला अभी भी उस पटरी बेहोश पड़ी हुई थी। उस महिला को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी कि सामने से ट्रेन आ रही है। कुछ ही पलों में वो ट्रेन उस महिला के ऊपर से निकल गई। वो महिला उन पटरियों पर बीचों बीच ही थी, और उस ट्रेन ने उस महिला के ना जाने कितने टुकड़े कर दिए। कुछ रेलवे कर्मचारी लगभग सुबह के समय जब वहां आए तो पटरी पर उस महिला का क्षत विक्षत शव देखकर सकते में आ गए। उन लोगों ने इसके बारे में स्टेशन मास्टर को खबर दी, और स्टेशन मास्टर ने पास ही के पुलिस स्टेशन में इस बारे में सूचना दी। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर छानबीन की, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि आखिर वो महिला कौन थी। उस महिला की पोटली भी चेक की गई, लेकिन उसके अंदर सिवाय कपड़ों के कुछ भी नहीं था। जब काफी समय तक भी उस महिला के बारे में कुछ पता नहीं चला, और ना ही किसी ने उसके बारे में कोई खोज खबर ली, तो पुलिस ने इस केस को यही बंद कर दिया। अब यहाँ पर सब लोगों को ये एक सामान्य घटने लगी, और सब इसे जल्दी ही भूल भी गए, क्योंकि अक्सर रेलवे स्टेशन पर लोग सुसाइड करने के लिए आते हैं। सब लोगों को यही लगा कि हो ना हो यह महिला भी यहाँ पर इसी काम के लिए आई होगी, लेकिन असली खेल तो अब यहाँ से शुरू होने वाला था, और यह इतना खतरनाक होने वाला था कि इसकी वजह से आगे जो हुआ वह आप सुनकर यकीन भी नहीं करेंगे। इसी घटना के 2-3 दिन बाद एक रात वहां का स्टेशन मास्टर अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। आज उसे काम ज्यादा था, इसलिए वो अभी तक घर नहीं गया था, लेकिन ठीक इसी दौरान उसे केबिन के बाहर से किसी लड़की की आवाज आई। वो आवाज सुनकर स्टेशन मास्टर अपने केबिन से बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि वहां ज्यादा लोग नहीं थे, और ज्यादातर लोग तो आदमी ही थे। स्टेशन मास्टर अपने केबिन से थोड़ा आगे आया और फिर एक तेज आवाज में बोला, आप में से किसने मुझे आवाज दी? ये सुनकर वे सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी उनमें से एक बोला, नहीं सर, हम में से तो किसी ने आपको नहीं बुलाया। ये सुनकर स्टेशन मास्टर को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, इसलिए वो वापस अपने केबिन में आकर बैठ गया। कुछ ही देर में वहां एक ट्रेन आई, और वहां बाहर बैठे लोग उस ट्रेन में बैठकर चले गए, और अब उस स्टेशन पर फिलहाल कोई नहीं था। 1960 के समय वैसे भी लोग रात के समय ना के बराबर ही सफर करते थे, क्योंकि उस समय आज के समय के जितनी सुविधाएं नहीं थी। ऊपर से उस स्टेशन की आसपास की जगह थोड़ी सुनसान भी थी, जिस वजह से वहां रात के समय लोग कम ही सफर करते थे। खैर, अब उस सुनसान स्टेशन पर वो स्टेशन मास्टर बिल्कुल अकेला था। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेशन मास्टर इतनी रात गया क्यों नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि उस स्टेशन मास्टर को रेलवे की तरफ से उसी स्टेशन के पास ही रहने के लिए एक क्वार्टर दिया गया था। इसी वजह से उसने सोचा कि चलो पहले काम निपटा लूं, फिर अपने कमरे में चला जाऊंगा। ट्रेन जाने के बाद स्टेशन मास्टर वापस अपने केबिन में आकर काम करने लगा। उसे वहां पर काम करते हुए अभी 5 से 7 मिनट हुए होंगे कि तभी उसे बाहर से दोबारा से किसी लड़की की आवाज आई। स्टेशन मास्टर दोबारा से बाहर गया और आसपास देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था।
ये देखकर स्टेशन मास्टर दोबारा अपने केबिन में आ गया, लेकिन इस बार उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। इसलिए उसने अपने केबिन के दरवाजे के की होल से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे बाहर सब नॉर्मल लगा। थोड़ी देर बाद वो आवाज उसे दोबारा आई और इस बार वो स्टेशन मास्टर बाहर जाने की जगह उस केबिन के दरवाजे को ही हल्का सा खोलकर बाहर झांकने की कोशिश करने लगा। जब उसने उस दरवाजे से बाहर झांका तो हैरान रह गया, क्योंकि सामने मौजूद पटरी पर एक सफेद साड़ी वाली औरत टहल रही थी। उस औरत को देखकर उस स्टेशन मास्टर ने पहले तो अपनी आंखें साफ की, यह सोचकर कि कहीं उसे कोई वहम तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर जब उसने दोबारा देखा तो पाया कि सच में ट्रेन की पटरी पर एक सफेद साड़ी वाली महिला थी। वो महिला देखने में साधारण महिला जैसी नहीं लग रही थी। उसके बाद खुले थे जो कि आगे की तरफ बिखरे हुए थे। सफेद साड़ी पर कहीं कहीं जगह पर लाल लाल धब्बे थे और वो धीमे धीमे कदमों से उन पटरियों पर चल रही थी। तभी अचानक वो महिला अपनी जगह पर रुकी। उसे रुकता देख स्टेशन मास्टर काफी ज्यादा घबरा गया। अब इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उस महिला ने स्टेशन मास्टर के केबिन की ओर देखा। इससे स्टेशन मास्टर पहले से ज्यादा घबरा गया और उसने अपना केबिन अंदर से लगा लिया। स्टेशन मास्टर अब आगे क्या होगा उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन ठीक तभी उसके केबिन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो आवाज सुनकर स्टेशन मास्टर अंदर ही अंदर दहल गया। उसे लगा कि हो ना हो ये वही सफेद साड़ी वाली औरत होगी, इसलिए उसने ना ही कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही दरवाजा खोला। वो खटखटाने की आवाज दोबारा आई, लेकिन स्टेशन मास्टर ने इस बार भी वैसा ही किया। कुछ देर बाद उसे किसी के कदमों की वापस जाने की आवाज सुनाई दी। स्टेशन मास्टर अपने केबिन में मुंह पर हाथ रखकर बैठा उस औरत के वापस जाने का इंतजार करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद जब स्टेशन मास्टर को लगा कि अब वो औरत जा चुकी है, स्टेशन मास्टर ने अपना बैग उठाया और फिर तेजी से अपने केबिन को धक्का मारकर वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर में स्टेशन मास्टर अपने केबिन की ओर बढ़ गया। उसके कमरे में उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसके आते ही उसने प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। अरे कहाँ रह गए थे इतनी देर? तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी सुनसान है, मुझे डर लगता है। समय से आया करो। स्टेशन मास्टर ने उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसी दौरान उसकी पत्नी की नजर स्टेशन मास्टर के चेहरे पर पड़ी। उसने देखा कि स्टेशन मास्टर बुरी तरह से हाँफ रहा था। वो पसीने से एकदम तरबतर था, जबकि उस समय हल्की हल्की सर्दी आ चुकी थी, तो पसीना आने का तो सवाल ही नहीं होता। उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, अरे क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मैराथन में दौड़कर आए हो क्या? स्टेशन मास्टर ने उनसे एक गिलास पानी पीने को मांगा। उन्होंने पानी दिया और स्टेशन मास्टर ने वो पूरा पानी का गिलास खाली कर दिया। पानी पीने के बाद वो थोड़ा शांत हुए और फिर कहा, क्या बताऊं, बहुत ही अजीब मुसीबत में फंस गया था आज तो। मुझे आज ट्रेन की पटरी पर एक सफेद साड़ी वाली भयानक औरत चलते हुए नजर आई। वो मेरे केबिन का दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन मैंने केबिन की कुंडी लगा ली थी। उसके जाने के बाद मैं दौड़ के यहाँ आ गया। आज के बाद रात होने तक मैं वहां नहीं रुकूंगा। शाम होते ही मैं यहाँ आ जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। उनकी बात सुनकर उनकी पत्नी काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि वो पूरे दिन यहाँ पर अकेले ही रहती थी और ऐसे में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए उसने कहा, अरे आप डरा क्यों रहे हो सकता है कि वो कोई जरूरतमंद हो, आपसे मदद मांग रहा हो। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। हमें यहाँ पर काफी समय तक रहना है। अगर ऐसे डर डर के रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब इस बारे में स्टेशन मास्टर ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि उसे पता था कि शायद उसकी पत्नी को डर लग रहा है, लेकिन उसे इतना भी पता था कि वो कोई जरूरतमंद नहीं था जिसने उसके केबिन का दरवाजा खटखटाया था। अगर किसी को जरूरत होती तो वो उनका नाम भी तो लेता, लेकिन वो जो कोई भी था उसने सिर्फ दरवाजा खटखटाया, यानी कि उसकी इंटेंशन यही थी कि स्टेशन मास्टर किसी तरह से केबिन का दरवाजा खोल देते। खैर, दोनों पति पत्नी ने खाना खाया और फिर दोनों शांति से सो गए। अगले दिन स्टेशन मास्टर दोबारा से तैयार होकर स्टेशन गया।
स्विंग सुबह का समय हो चुका था, इसलिए वहां पर अब काफी चहल पहल हो रही थी। स्टेशन पर वापस चाय और नाश्ता बेचने वाले लोग आ चुके थे। अखबार मिलने लगे थे। इतने लोगों को आसपास देखकर स्टेशन मास्टर ने थोड़ी राहत की सांस ली कि चलो अब वो अकेला नहीं है, वरना रात के समय तो वो इस पूरे स्टेशन पर बिल्कुल अकेला था। खैर, स्टेशन मास्टर ने सोच लिया था कि वो कल की तरह तो बिल्कुल नहीं होने देगा और समय रहते अपना काम खत्म करके निकल जाएगा। अब हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन सिचुएशन हमारे हिसाब से कभी चलती ही कहाँ है। यही स्टेशन मास्टर के साथ भी हो रहा था। उसने अपना काम तो समय से खत्म कर लिया, लेकिन शाम को आने वाली जिस ट्रेन से रेलवे का कोई जरूरी सामान आने वाला था, वो किसी कारणवश 2 से 3 घंटे लेट था। अभी अगर कोई सामान्य ट्रेन होती जिसमें सिर्फ उसे टिकट चेक करनी होती तो वो शायद इसका इंतजार नहीं करता, लेकिन इसमें से रेलवे का कोई जरूरी सामान आना था जिसे उसे अपनी निगरानी में लेकर स्टोर रूम में रखवाना था, इसलिए उसका रुकना उस समय अब जरूरी हो गया था। वो यहां से जल्द निकल जाना चाहता था, इसलिए उसने रेलवे से संपर्क करके ये भी पूछा कि अभी तक वो सामान कहां तक पहुंचा है और कितना समय लगेगा। लेकिन उसे जस्ट इतना ही पता चला कि ट्रेन 2 घंटे लेट हो चुकी है। शाम के 7-8 बजे थे और वहां पर ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। भीड़ के नाम पर बस इक्का दुक्का रेलवे के लोग थे और वो भी बस जाने की तैयारी ही कर रहे थे। उन लोगों को एक एक करके जाता देखकर स्टेशन मास्टर को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। वो नहीं चाहता था कि कल की तरह वो भयानक औरत दोबारा दिखाई दे, इसलिए उसने सोचा कि वो किसी तरह से इन लोगों को रोकेगा। इसलिए उसने उनमें से एक चाय वाले को रोककर चाय देने के लिए कहा। अब चाय वाला स्टेशन मास्टर को तो मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे यहाँ पर काम करना था। उसकी रोजी रोटी यहीं से चलती थी और अगर उसने स्टेशन मास्टर को चाय देने से मना किया तो हो सकता है कि वो यहाँ काम ना कर पाए। इसलिए उसने चाय निकाली और स्टेशन मास्टर को चाय दे दी। चाय लेते ही स्टेशन मास्टर यहाँ वहाँ की बातें करते हुए उसे उलझाए रखने की कोशिश करने लगा, ताकि वो चाय वाला बातों में लगकर वहीं पर रुके। वो चाय बेचने वाला बंदा भी वहीं पर रुककर उनके साथ बातें करने में मशगूल हो गया। इस दौरान आसपास के सारे लोग एक एक करके जाने लगे, लेकिन चाय वाले ने और स्टेशन मास्टर ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चाय वाले को तो यह खैर पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। वही स्टेशन मास्टर इससे खुश था कि चलो कम से कम आज वो अकेला नहीं है, उसके साथ चाय वाला है, तो हो सकता है कि उसे कल की तरह वो औरत दिखाई न दे। वो दोनों वहां बातें कर ही रहे थे कि तभी उस चाय वाले की नजर पटरी पर दूर खड़े एक सफेद साए पर गई। उसे देखकर वो चाय वाला बोला, साहब, वो अजीब सी चीज क्या है जो पटरी पर खड़ी है? ये सुनकर स्टेशन मास्टर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसे पसीने आने लगे। उसे पता चल चुका था कि ये सफेद सी चीज क्या है। उसने तेजी से उस चाय वाले को अपने साथ लिया और उसे लेकर अपने केबिन में बढ़ गया। चाय वाले को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये करना क्या चाहता है। उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, साहब, आप मुझे केबिन के अंदर क्यों ले जा रहे हो? आप बताते क्यों नहीं कि वो क्या है? लेकिन स्टेशन मास्टर बिना कुछ कहे उसे जल्दी से अपने केबिन के अंदर ले आया। केबिन के अंदर जाकर उसने दरवाजा लगाया और फिर धीमी आवाज में कहा, देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सफेद सी चीज जो कुछ भी है ये खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मैंने इसे पास से देखा है। ये कोई औरत है जो पटरी पर चलती है और मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके पास चलना ठीक रहेगा, क्योंकि वो मुझे इंसान नहीं लग रही। यह सुनकर वो चाय वाला थोड़ा घबरा गया और गुस्से में बोला, जब आपको ये सब पता है तो आपने जानबूझकर मुझे यहां क्यों रोका? अरे, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पर पत्नी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? स्टेशन मास्टर को पता था कि उसने गलत किया है। उसने अपने साथ साथ इस चाय वाले की जान को भी खतरे में डाल दिया है, इसलिए उसने उससे माफी मांगी। अब यहां पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो चाय वाला इतनी आसानी से उस स्टेशन मास्टर की बात कैसे मान गया। तो यहां मैं आपको बता दूं कि उस समय लोग किसी की भी ऐसी बात पर बहुत जल्दी मान लिया करते थे
और अभी तो लोग बाल की खाल निकालने लग जाते हैं, लेकिन उस समय लोग सुनी सुनाई बातों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते थे। केबिन में आकर वे दोनों काफी घबराए हुए थे। इसी दौरान वो स्टेशन मास्टर बोला, 1 घंटे में तुम यहां से निकल जाना। ये सुनकर वो चाय वाला गुस्से में बोला, इसकी क्या गारंटी है कि वो औरत मुझे आगे नहीं मिलेगी? मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। अब जैसे तैसे यह रात कटे, उसके बाद तो कल सूरज ढलने के बाद मैं यहां आऊंगा ही नहीं, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। इस पर स्टेशन मास्टर कुछ नहीं बोला। वो बस जल्दी जल्दी से ये समय बीतने का इंतजार करने लगा। वे दोनों ही उस केबिन में चुपचाप बैठे हुए थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो आवाज सुनकर वो दोनों पहले से ज्यादा घबरा गए, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, ना ही बाहर की तरफ से कोई आवाज आई। कुछ देर बाद किसी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया और फिर वो आवाज आनी बंद हो गई। ऐसा होते ही वो दोनों थोड़े शांत हुए और फिर अगले ही पल वो चाय वाला उठकर उस केबिन के दरवाजे के की होल से बाहर की ओर झांकने लगा। तब उसने देखा कि पटरी पर सफेद साड़ी में कोई महिला आगे की ओर जा रही थी। उस औरत की वेशभूषा से वो कोई सामान्य औरत तो लग नहीं रही थी, इसलिए वो चाय वाला घबराते हुए एक कोने में बैठ गया। वो दोनों न जाने कितनी देर तक केबिन में बैठे रहे। उन दोनों में से किसी की भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लगभग 1.5-2 घंटे बाद स्टेशन मास्टर बोला, मुझे नहीं लगता कि अब वहां कोई खतरा है, हमें घर चलना चाहिए। ये सुनकर वो चाय वाला बोला, अरे तुम तो यहीं रहते हो, इसीलिए तुम तो यहां से बच के निकल जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मुझे तो यहां से जाने के लिए इस इलाके को और इस जंगल को पार करके जाना होगा। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना ही तुम्हें जाने दूंगा। स्टेशन मास्टर बोला, ठीक है, फिर तुम मेरे साथ मेरे क्वार्टर में चलो, वहीं सो जाना, क्योंकि यहां रहना ठीक नहीं है। हो सकता है कि वो रात में दोबारा आ जाए। उस चाय वाले को उसकी बात सही लगी और फिर वो दोनों जल्दी से उस केबिन से निकलकर स्टेशन मास्टर के क्वार्टर की तरफ बढ़ गए। क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचकर स्टेशन मास्टर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर अगले ही पल स्टेशन मास्टर ने दोबारा दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, ये मैं हूं, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही वह रोते हुए और बोली, मैं यहां नहीं रहना चाहती, यहां अजीब से साए घूमते हैं। स्टेशन मास्टर ने उन्हें शांत करवाया और पूछा कि आखिर हुआ क्या। तब उनकी पत्नी ने 1-8 घंटे पहले हुए वाकये के बारे में बताया, जो मैं आपको अपने शब्दों में बता रही हूं। स्टेशन मास्टर की पत्नी बार बार स्टेशन मास्टर के आने का इंतजार करते हुए कमरे से बाहर निकलकर आसपास के गलियारे में टहलते हुए वापस आ जा रही थी। उसे स्टेशन मास्टर की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने यहां उस अजीब सी सफेद साड़ी में किसी औरत के होने का दावा किया था। अब वो रेलवे स्टेशन ज्यादा बड़ा तो था नहीं, ठीक ठाक था, मतलब वहां पर स्टेशन के क्वार्टर में ज्यादा लोग नहीं थे, यानी ले देकर सिर्फ स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी ही थे और कुछ स्टेशन पर काम करने वाले लोग होंगे जो अक्सर रात के समय वहां नहीं रहते थे। यानी कि उस पूरे क्वार्टर में स्टेशन मास्टर की पत्नी अकेली थी और स्टेशन मास्टर की बातों ने उन्हें डरा दिया था। उन्हें कमरे में अकेले बैठे बैठे डर लग रहा था, इसलिए वो बाहर आकर थोड़ा टहल रही थी और थोड़ा दूर जाकर आसपास लोगों को चलता हुआ देखकर उन्हें कुछ राहत मिलती। कुछ देर बाद वहां आसपास लोगों का चलना फिरना भी बंद हो गया। अब उस पूरे इलाके में स्टेशन मास्टर की पत्नी बिल्कुल ही ज्यादा अकेली थी। वो वहां चल रही थी तो उनकी नजर सामने मौजूद पटरियों पर पड़ी। उन्हें एक सफेद सी आकृति धीरे धीरे चलते हुए इस तरफ आती दिखाई दी। स्टेशन मास्टर की पत्नी काफी समय तक तो हैरानी से उस आकृति की ओर देखती रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है, क्योंकि वो आकृति धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इसका मतलब साफ था, न सिर्फ वो आकृति चल रही थी बल्कि वो चलते हुए उसी तरफ आ रही थी। धीरे धीरे जब वो उनके एकदम पास आई तब उस आकृति को देखकर स्टेशन मास्टर की पत्नी ने पाया कि वो आकृति किसी महिला की थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल अजीब से थे जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था।
कोई सामान्य औरत रात के इस समय इस तरह से तो पटरियों पर चलने से रही हो ना हो ये औरत कोई सामान्य औरत नहीं है। यह सोचकर स्टेशन मास्टर की पत्नी काफी ज्यादा घबरा गई। फिर उसी समय रात में स्टेशन मास्टर की कही हुई बात याद आई कि रात में उन्होंने भी एक सफेद साड़ी वाली अजीब सी औरत को पटरियों पर चलते हुए देखा था। वो याद करके और अपने सामने पटरियों पर उस सफेद साड़ी वाली औरत को चलता देखकर स्टेशन मास्टर की पत्नी को पता चल गया कि इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि वो और ये औरत एक ही है, और हो ना हो ये कोई भूत प्रेत टाइप का कुछ है। स्टेशन मास्टर की पत्नी दौड़कर वापस अपने क्वार्टर में आई और जल्दी से खिड़की और दरवाजे सारे लगा लिए ताकि सफेद साड़ी वाली औरत उनके पीछे ना पड़ जाए। अपने क्वार्टर में आकर स्टेशन मास्टर की पत्नी एकदम निश्चिंत थी कि वो यहाँ पर सुरक्षित है। वो दरवाजा लगाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और अपने पति को याद करने लगी कि वो बस इस समय यहाँ ना आए, जहाँ है वहीं रहे। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसके क्वार्टर का दरवाजा खटखटाया। वो आवाज सुनकर स्टेशन मास्टर की पत्नी पहले से ज्यादा घबरा गई, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं दी। अगले ही पल दोबारा से किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार भी स्टेशन मास्टर की पत्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि अगर बाहर स्टेशन मास्टर होता तो आवाज भी देता, लेकिन यहां तो किसी भी तरह की कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। इसका मतलब साफ था कि शायद वो औरत यहां आई है। जब स्टेशन मास्टर की पत्नी ने इस बार भी दरवाजा नहीं खोला तो कोई दरवाजा बुरी तरह से पीटने लगा। लगभग 5 से 7 मिनट तक कोई बाहर से वह दरवाजा पीटता रहा। उसके बाद वो जो कोई भी था वहां से चला गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी स्टेशन मास्टर की पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने सोच लिया था कि अब जब तक स्टेशन मास्टर नहीं आते हैं वो दरवाजा नहीं खोलेंगी। तो ये पूरा वाकया स्टेशन मास्टर की पत्नी ने उन्हें बताया। अब स्टेशन मास्टर को पता चल चुका था कि वो जो कोई भी औरत है उसको पता चल चुका है कि उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी यहीं पर है। इसीलिए उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही बात करता हूं और अपना यहां से ट्रांसफर ले लूंगा। हम लोग ऐसी जगह नहीं रहेंगे और जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाता मैं शाम होते ही यहां आ जाऊंगा। भाड़ में गए सारे काम। थोड़ी देर बाद उन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई थी। वो आवाज सुनकर स्टेशन मास्टर बोला, लगता है वो ट्रेन आ गई जिसमें से रेलवे का कोई सामान आना था। मैं वो सामान ले जाकर रखवा देता हूं, लेकिन तुम लोग तब तक दरवाजा लगाकर रहो। स्टेशन मास्टर की पत्नी बोली, मुझे अकेले यहां पर डर लगता है, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। अभी ट्रेन में से कुछ लोग उतरेंगे, जब लोग रहेंगे तो कम से कम डर कम लगेगा। स्टेशन मास्टर को यह बात सही लगी और फिर वो उनकी पत्नी और उस चाय वाले के साथ ट्रेन की तरफ बढ़ गए, क्योंकि चाय वाला भी वहां अकेला नहीं रहना चाहता था। और ये सब सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, ट्रेन आई और ट्रेन में से थोड़ा बहुत सामान जो भी रेलवे का था वो उतार कर स्टेशन मास्टर ने रखवाया और फिर उसी दौरान वो ट्रेन वहां से चली गई। उस ट्रेन में से कोई भी स्टेशन पर उस समय नहीं उतरा। खैर, इन सब के बाद स्टेशन मास्टर ने अपना केबिन लॉक किया और फिर दोबारा अपने क्वार्टर की तरफ आ गए। उन लोगों ने जैसे तैसे वो रात काटी और फिर सुबह होते ही उन्होंने रेलवे से अपने तबादले की बात की। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने यहाँ पर भूत होने की बात की तो कोई उनकी बात पर भरोसा तो नहीं करेगा, लेकिन उसे पागल जरूर कहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि यह सुनसान रेलवे स्टेशन है, आसपास ज्यादा कुछ साधन भी नहीं है, हमें रहने में दिक्कत हो रही है, इसलिए कुछ ऐसी जगह पर मेरी बदली करवा दो जहां पर कम से कम थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ हो। अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि सरकारी काम में कितना समय लगता है, तो स्टेशन मास्टर की इस अपील पर भी सुनवाई कितने समय में होने वाली थी, ये आप समझ ही सकते हैं। स्टेशन मास्टर की पत्नी इन सब से इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि वो दोपहर होते ही अपने पति के साथ उनके केबिन में आकर बैठ जाती थी, क्योंकि वो अपने क्वार्टर में नहीं रहना चाहती थी। स्टेशन मास्टर भी जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर अपने क्वार्टर में चला जाता था, लेकिन इस दौरान उस चाय वाले ने वहां आसपास सभी लोगों को ये बात बता दी कि आधी रात में यहां पर एक सफेद साड़ी वाली औरत घूमती है। ये सब सुनकर वहां पहले ही जो लोग आते थे
उन लोगों का आना जाना पहले से और कम हो गया। अब ज्यादातर लोग जो वहां से नियमित सफर करते थे वो भी इससे पीछे वाला जो एक स्टेशन था उससे आना जाना प्रेफर करने लगे, ये सोचकर कि चलो कम से कम यहां पर वो सफेद साड़ी वाली औरत तो नहीं मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा लोग नहीं आते थे तो वहां ज्यादा काम भी नहीं होता था, इसीलिए स्टेशन मास्टर अपना काम खत्म करके जल्दी से अपने क्वार्टर में चला जाता था। इसी दौरान आने वाले कुछ दिनों में दोबारा से रेलवे का कुछ जरूरी सामान वहां आया जिसे स्टेशन मास्टर को रखवाना था। वो सामान 7-8 बजे आना था। उस समय सर्दियों का मौसम था तो रात भी जल्दी हो जाती थी। स्टेशन मास्टर अपनी पत्नी के साथ अपने केबिन में बैठकर सामान आने का इंतजार करने लगे। इस दौरान वो दोनों बातें करते करते केबिन से बाहर आ गए। उस समय रात जरूर हो गई थी, लेकिन बस 7:30 बज रहे होंगे और कभी भी उन्होंने इस समय वह सफेद साड़ी वाली औरत को फिलहाल तो नहीं देखा था, इसलिए वो निश्चित थे कि वो नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ स्टेशन पर इक्का दुक्का ही लोग होंगे, वो भी सिर्फ चाय पकौड़े वाले ही थे जो कि बस अपना सामान पैक करके जाने की तैयारी में ही थे। खैर, वहां सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे कि इसी दौरान उन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई थी। उस ट्रेन की आवाज ने वहां मौजूद सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और सब लोग उस आवाज की दिशा में देखने लगे जहां से ट्रेन आ रही थी। जब उन लोगों ने उस तरफ देखा तो सभी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस पटरी पर ट्रेन आ रही थी उसके बाजू वाली पटरी पर एक सफेद साड़ी वाली महिला दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह ट्रेन से रेस लगाने की कोशिश कर रही थी और जिस गति से ट्रेन आ रही थी उसी गति से वो महिला दौड़ती हुई आ रही थी। ये देखकर वो सारे लोग काफी घबरा गए। चाय वाले ने उन सभी को सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में बताया था। कुछ लोगों को जो यह बात सिर्फ एक अफवाह लगी थी, आज उन लोगों ने साड़ी वाली औरत को अपनी आंखों से इस तरह से ट्रेन से रेस लगाते हुए देख लिया था। उन सभी की आंखें भय से चौड़ी हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी स्टेशन मास्टर बोला, सारे जल्दी मेरे केबिन में चलो, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनकर सब लोगों ने अपना अपना सामान वहीं छोड़ा और जल्दी से सारे लोग स्टेशन मास्टर के केबिन में चले गए। स्टेशन मास्टर और उसकी पत्नी भी जल्दी से केबिन के अंदर आए और उन्होंने अंदर से वो केबिन का दरवाजा लगा लिया। वो सारे डर से कांप रहे थे क्योंकि ये कोई साधारण दृश्य नहीं था। उन लोगों को ट्रेन की आवाज धीरे धीरे पास आती सुनाई दे रही थी। इसके साथ ही उन्हें ये भी पता था कि उस ट्रेन के बाजू वाली पटरी पर वो सफेद साड़ी वाली औरत भी दौड़ रही है। कुछ देर में वो ट्रेन वहां से होते हुए निकल गई। शायद उस ट्रेन को यहां स्टेशन पर नहीं रुकना था। स्टेशन मास्टर ने की होल से बाहर की तरफ झांका कि कहीं वो सफेद साड़ी वाली औरत तो बाहर नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बाहर झांका तो हैरान रह गए कि वो सफेद साड़ी वाली औरत उसी केबिन के आसपास घूम रही थी। उनकी पत्नी ने उनसे इशारे में पूछा कि आखिर बात क्या है। तब उन्होंने बाहर का इशारा किया। ये देखकर उनकी पत्नी ने भी उसकी होल से बाहर झांका तो देखा कि बाहर वही औरत खड़ी थी। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा घबरा गई। सब लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे और अब वो लोग वहां से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। इसीलिए उन लोगों ने वो पूरी रात वही डर के साए में काटी। लगभग सुबह के समय वो औरत वहां से गायब हो गई। ऐसा होते ही सारे लोग उस केबिन से बाहर आए और फिर उन सभी लोगों ने अपना अपना सामान उठाया और घबराते हुए वहां से चले गए। वही स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी वहां से वापस अपने क्वार्टर में आ गए। क्वार्टर में आकर वो बैठे ही थे कि तभी उनकी पत्नी बोली, आखिर कितने दिन हमें ऐसे बैठना पड़ेगा? हम ऐसे डर डर के तो यहां रह नहीं सकते। क्या पता लगता है कि कल को वह हम में से किसी को मार डाले। या तो तुम जल्दी से ट्रांसफर ले लो या फिर नौकरी छोड़ दो। नौकरी जान से बढ़कर तो नहीं है ना। यहां पर उनकी पत्नी की बात थी तो सही, लेकिन यहां पर स्टेशन मास्टर को नौकरी का मोह था, क्योंकि ये समय 1967 का था और ऐसे समय में किसी के पास सरकारी नौकरी होना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बारे में सच सच बताकर ट्रांसफर ही करवा लो।
खैर, अगले दिन स्टेशन मास्टर ने दोबारा से रेलवे में कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि इस स्टेशन पर किसी औरत का भूत घूमता है और वह हमें परेशान करता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा यहां से ट्रांसफर किया जाए। अब यहां पर जो आप सोच रहे हैं वही हुआ। स्टेशन मास्टर की इस बात को सिर्फ उनके मन का वहम बताया गया, इसलिए उन्होंने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। वैसे भी लोग अपनी आंखों से जब तक नहीं देख लेते वह किसी बात को कहां मानते हैं। यह सुनकर स्टेशन मास्टर की पत्नी को काफी गुस्सा आया और उन्होंने कहा, ये नौकरी ही छोड़ दो, गांव जाकर खेती बाड़ी कर लेंगे, क्योंकि यहां मरने से तो अच्छा ही है ना ये। तब स्टेशन मास्टर बोले, देखो, बात को समझने की कोशिश करो, मैं यह नौकरी नहीं छोड़ सकता। मैंने बहुत मेहनत की, तब जाकर मुझे ये नौकरी मिली है और मैं अपनी सारी मेहनत पर यूं ही पानी नहीं फेर सकता। इसका कोई ना कोई समाधान हम निकालते हैं। एक काम करते हैं, मैं किसी तांत्रिक बाबा का पता करता हूं, तो वह कुछ करके हमें इस मुसीबत से निकाल लेगा, लेकिन मैं यह नौकरी नहीं छोड़ने वाला। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा ट्रांसफर हो जाए, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तब तक धीरज बनाए रखो। एक काम करता हूं, मैं गांव से मां को बुला लेता हूं, वह यहां तुम्हारे साथ रहेंगी तो तुम्हें भी ज्यादा डर नहीं लगेगा। ये बोलकर स्टेशन मास्टर ने अपने घर पर एक चिट्ठी लिखी और लिखा कि आपकी बहुत याद आ रही है, आप कुछ महीने हमारे पास रहने आ जाइए। अब स्टेशन मास्टर ने चिट्ठी लिखकर पोस्ट तो कर दी थी, लेकिन उसे पहुंचने में समय भी लगा था और चिट्ठी मिलने के बाद वह यहां के लिए आएंगे उसमें भी समय लगता। इसलिए स्टेशन मास्टर तब तक इस बात का कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। इसके लिए उन्होंने आसपास काम करने वाले लोगों से पूछा। तब उन्होंने उसे एक बंगाली बाबा के बारे में बताया। स्टेशन मास्टर दोपहर में ही स्टेशन का सारा काम धंधा छोड़कर उस बंगाली बाबा से मिलने के लिए गया और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। बंगाली बाबा अपना सारा जरूरी सामान लेकर स्टेशन मास्टर के साथ उस स्टेशन पर आए और इन सब में अब तक शाम होने को आई थी। स्टेशन पर आकर वो बंगाली बाबा बोले, यहां से मुझे बहुत ही ज्यादा तेज नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। वह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसका कुछ कर सकता हूं। हाँ, अगर हम उससे बात करके यह पता लगा सके कि उसे क्या चाहिए तो हम शायद उससे छुटकारा पा सकें, क्योंकि ज्यादातर भटकती आत्माएं अपने किसी खास मकसद के लिए भटकती हैं और एक बार उनका वह मकसद पूरा हो जाए तब वह हमेशा हमेशा के लिए इस चक्र से आजाद हो जाती हैं। हम लोग यह करके देख सकते हैं। स्टेशन मास्टर इसके लिए मान गया और फिर उन लोगों ने सभी लोगों के जाने के बाद उस वीरान स्टेशन पर एक तांत्रिक क्रिया करनी शुरू की। रेलवे स्टेशन पर उस तांत्रिक की अजीबोगरीब मंत्रों के उच्चारण की आवाज गूंज रही थी, जो वातावरण को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। कुछ देर बाद उन तीनों को एक ट्रेन की आवाज आती सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर स्टेशन मास्टर की पत्नी घबराते हुए बोली, लगता है कल की तरह वह ट्रेन आ रही है, अगर उसके साथ साथ वह औरत भी आई तो। स्टेशन मास्टर बोले, चिंता मत करो, हमारे साथ बाबा हैं तो वह हमें नुकसान नहीं पहुंच पाएगी। यह सुनकर स्टेशन मास्टर की पत्नी कुछ न बोली, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ भयानक होने वाला है। खैर, वो उनके साथ उस तांत्रिक क्रिया में बैठी रही, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस आती हुई ट्रेन की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब स्टेशन मास्टर की पत्नी का ध्यान वापस उस ट्रेन पर गया तो उसने पाया कि उस ट्रेन के साथ आज वह औरत नहीं भाग रही है। यह देखकर उसने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद वहां की हवा गाढ़ी होने लगी और फिर धीरे धीरे वहां पटरी पर सामने की तरफ ही वही सफेद साड़ी वाली भयानक महिला खड़ी थी। उस महिला को देखकर स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए थे। लेकिन इसी दौरान वह तांत्रिक बोला, हमारी तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तुम इस स्टेशन पर ऐसे क्यों भटक रही हो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम हमें बताओ। अगर हमारे बस में हुआ तो हम वह तुम्हें दिलाने का जरूर प्रयास करेंगे। वह महिला अपनी ठंडी रूखी आवाज में बोली, जब मैं जिंदा थी तब तो कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया।
मैं वहां पटरी पर कितनी देर तक बेहोश पड़ी रही, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो ट्रेन मुझे रौंद कर चली गई, लेकिन ये सभी लोग तब आए जब मेरी मौत हो चुकी थी। ये सुनकर स्टेशन मास्टर हैरानी से बोला, तो तुम वह औरत हो जो यहां पर कुछ समय पहले मरी मिली थी? वह महिला बोली, हाँ, मैं एक विधवा थी, काम की तलाश में यहां आई थी, लेकिन उससे पहले ही मैं यहां पटरियों पर मारी गई। उस समय स्टेशन पर कुछ लोग थे, लेकिन वह लोग मेरी मदद के लिए नहीं आए, इसलिए मैं अब इस पूरे स्टेशन को ही वीरान बना दूंगी। अगर तुम लोग मदद नहीं कर सकते तो तुम लोगों को भी यहां रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं यहां किसी को भी नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, देख, मैं समझता हूं कि तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब तू भी समझ, तेरी मौत में इन सब का क्या कसूर? तू पीछे की तरफ पटरियों पर मरी थी, इसलिए किसी की नजर तेरे ऊपर नहीं पड़ी, तो यह लोग तुझे कैसे बचाते? अगर तू यहां पर कहीं गिरी होती तो यह लोग जरूर तुझे बचाते, इसलिए मेरी मान और तू इस जगह को छोड़ दे। वो महिला गुस्से में चीखी, बिल्कुल नहीं, मेरी मौत इन्हीं लोगों की वजह से हुई, इसीलिए मैं यहां पर किसी को रहने नहीं दूंगी। स्टेशन मास्टर, मैं तुझे आखिरी मौका देना चाहूंगी, अभी के अभी तू यहां से निकल जा, नहीं तो तू जानता है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूं। यह सुनकर स्टेशन मास्टर की पत्नी घबराते हुए बोली, देखिए, आप हमें छोड़ दीजिए, हम कल के कल ही यहां से चले जाएंगे। यह सुनकर वो तांत्रिक बोला, तुम दोनों इतनी आसानी से इस आत्मा के आगे घुटने क्यों टेक रहे हो? मैं हूं ना, बात करता हूं इससे। तू एक आत्मा है और यह जगह तेरी नहीं है, इसलिए अभी के अभी यह जगह छोड़कर चली जा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ये सुनकर उस औरत को बहुत गुस्सा आया और उसने तेजी से आकर उस तांत्रिक की गर्दन पकड़ ली और कहा, तू मुझे निकालने आया है, मैं ही तुझे तेरे शरीर से निकालकर मुक्त कर देती हूं। ये बोलकर वो भयानक औरत उस तांत्रिक का गला दबाने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान स्टेशन मास्टर बोला, देखिए, ऐसा मत कीजिए, हम कल के कल ही यहां से चले जाएंगे, आप इन्हें छोड़ दीजिए। यह सुनकर उस औरत ने उस स्टेशन मास्टर को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वह स्टेशन मास्टर पीछे की दीवार से जा टकराया और फिर वो महिला गुस्से में बोली, अब यह भी तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है? उस दिन तेरी वजह से मेरी मौत हुई और अब भी तू मुझे आर्डर दे रहा है। बोलते हुए वो महिला गुस्से में तेजी से स्टेशन मास्टर की ओर हवा में तैरते हुए बढ़ने लगी। इसी दौरान स्टेशन मास्टर की पत्नी की नजर उस महिला के पैरों पर पड़ी, जो कि उल्टे थे। वो महिला तेजी से स्टेशन मास्टर के पास आई और उसका गला दबाने लगी। इसी दौरान तांत्रिक ने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर कुछ मंत्रोच्चारण कर लाल सिंदूर उस डरावनी महिला के ऊपर फूंक दिया। उस सिंदूर के शरीर से टकराते ही वो महिला जोर से चीखी, आह! इसी दौरान उस तांत्रिक ने दोबारा से मंत्र उच्चारण कर वह सिंदूर उस महिला के ऊपर फूंक दिया। इससे वह महिला घबराते हुए उस तांत्रिक और स्टेशन मास्टर से दूर हट गई। उसके दूर हटते ही स्टेशन मास्टर की पत्नी दौड़कर स्टेशन मास्टर के पास आई और उसे संभालने लगी। अपने आप को संभालते ही उस स्टेशन मास्टर ने सामने उस तांत्रिक और उस आत्मा का भयानक युद्ध देखा। वह तांत्रिक समझ चुका था कि यह कोई आम आत्मा नहीं है, यह कोई दुष्ट आत्मा है, और अगर उस तांत्रिक ने कोई गलती की या उस आत्मा को मौका दिया तो वह उसकी और वहां मौजूद स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी की जान भी ले सकती है। इसलिए वह उस आत्मा को समय दिए बिना लगातार मंत्र उच्चारण करते हुए उसके ऊपर वह सिंदूर फेंक रहे थे। लगभग 3-4 बार के बाद वह औरत वहां से हवा में ही गायब हो गई। यह देखकर तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण करना बंद किया। वहीं वह स्टेशन मास्टर और उसकी पत्नी तांत्रिक के पास आए और स्टेशन मास्टर ने उनसे कहा, क्या वह हमेशा हमेशा के लिए चली गई? वो तांत्रिक बोला, नहीं, वह सिर्फ कमजोर हुई है और कुछ समय बाद जब वह अपनी शक्ति दोबारा पा लेगी तो दोबारा आएगी। हम कह नहीं सकते कि उसे शक्ति पाने में कितना समय लगेगा, लेकिन अब की बार अगर वह आएगी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। यह सुनकर स्टेशन मास्टर की पत्नी बोली,
वो वापस आए या ना आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बस अपनी जान बचानी चाहिए। हम कल के कल यहां से निकल जाएंगे। देखा ना, उसने धमकी दी है, और अगर फिर भी हम यहां रहे तो पता नहीं वह हमारे साथ क्या करें। यह सुनकर वो स्टेशन मास्टर बोला, देखो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन तुम भी मेरी बात समझो। अगर मैंने यह नौकरी छोड़ दी तो हम अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है और मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अगर कुछ करने से हमेशा हमेशा के लिए इस आत्मा से छुटकारा मिलता है और मेरी नौकरी भी बच जाती तो उसमें हर्ज ही क्या है? स्टेशन मास्टर की पत्नी ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन स्टेशन मास्टर नहीं माने। थक हार कर उन्होंने कहना ही छोड़ दिया। लेकिन हां, वह उन्हें छोड़कर गई भी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानी पत्नी अपने पति के साथ ही जुड़ी रहती है। फिर वह किसी भी मुसीबत में उनका साथ नहीं छोड़ती। वही उनके साथ भी था। इतनी बड़ी मुसीबत होने के बावजूद वो उनके साथ वहीं पर टिकी रही। खैर, उसके बाद उस महिला की आत्मा ने उन्हें परेशान नहीं किया। ऐसे ही 2-3 दिन बीते। शाम के समय उस महिला का साया दोबारा पटरी पर दिखाई नहीं दिया। यह देखकर स्टेशन मास्टर काफी खुश हुए। उन्हें लगा कि हो सकता है कि वह महिला यहां से अब जा चुकी है। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो चिंता मत करो, अब वो जा चुकी है, और रही बात ट्रांसफर की तो वह मैं जरूर ले लूंगा। कुछ ही दिनों की बात है, मेरा ट्रांसफर अप्रूव होगा और फिर हम खुशी खुशी दूसरे शहर जाएंगे। उनकी पत्नी उनकी यह बात मान गई। उस तांत्रिक ने एक दिन जाकर दोबारा स्टेशन मास्टर से इस बात का जायजा लिया। स्टेशन मास्टर ने साफ साफ कह दिया कि यहां पर अब कोई समस्या नहीं है, शायद वह आत्मा डर के भाग चुकी है। इस बात को 8-9 दिन हो चुके थे, इसलिए तांत्रिक को भी यही लगा कि हां, शायद वह आत्मा यहां से डरकर भाग चुकी है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए वह भी निश्चिंत होकर चला गया, और उसके बाद ना उस तांत्रिक ने वहां की कोई खबर ली और ना ही स्टेशन मास्टर ने उन्हें बताना कुछ जरूरी समझा, क्योंकि बताने लायक कुछ था ही नहीं। खैर, इसी घटना के लगभग 15 दिनों बाद जब स्टेशन मास्टर अपने क्वार्टर में सो रहे थे, तब किसी ने उनके क्वार्टर का दरवाजा खटखटाया। वो आवाज सुनकर स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी दोनों ही उठ बैठे। स्टेशन मास्टर ने आवाज दी, कौन है बाहर? बाहर से उसी महिला की भयानक रूह कंपा देने वाली आवाज आई, क्यों स्टेशन मास्टर, जब तुम दोनों को बोला था कि यहां से चले जाओ, तब भी तुम लोग यहां पर क्यों टिके हुए हो? वो आवाज सुनकर स्टेशन मास्टर की पत्नी काफी ज्यादा घबरा गई और अपने पति से गुस्से में बोली, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहां से जल्दी जल्दी निकल लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम्हारी वजह से हम इस मुसीबत में दोबारा फंस गए हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह स्टेशन मास्टर कुछ न बोल सका, क्योंकि गलती तो उन्हीं की थी। और फिर अगले ही पल उनकी पत्नी बोली, देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हम कल की कल यहां चले जाएंगे। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं वादा करती हूं हम यहां नहीं रहेंगे, हम कल के कल यहां से चले जाएंगे। वो औरत बोली, मुझे तुम्हें जितना मौका देना था वह मैंने दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाली। अब तुम्हारी गलती से बाकी लोग सबक लेंगे और यहां आने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये बोलकर वह दरवाजा बुरी तरह से खटखटाना लगी। वह इतनी बुरी तरह से दरवाजा खटखटा रही थी जैसे कि दरवाजा टूट ही जाएगा। ये देखकर स्टेशन मास्टर की पत्नी काफी ज्यादा घबरा गई और वह बोली, देखिए, ऐसा मत कीजिए, आप चाहे तो हम अभी यह जगह छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन प्लीज हमें मत मारिए। उनके इतना रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं कुछ ही देर में उसने वो दरवाजा तोड़ ही डाला। दरवाजा टूटते ही वो महिला अंदर की ओर आई और फिर इसके कुछ देर बाद वहां के उस सुनसान स्टेशन पर स्टेशन मास्टर और उसकी पत्नी की चीख गूंज उठी। ये आखिरी चीख थी जो वहां गूंजी थी। इसके बाद वहां किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आई। सुबह जब आसपास लोग जमा हुए तो स्टेशन मास्टर को न पाकर रेलवे के कर्मचारी स्टेशन मास्टर के क्वार्टर में गए और वहां पर उन्होंने खून से लथपथ स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी के शव देखे
वो शव देखकर वहां मौजूद सभी लोगों में खुसूर फुसूर होने लगी कि हो ना हो इन दोनों को उस आत्मा ने ही मारा है। उन दोनों के मर्डर की काफी छानबीन हुई, लेकिन कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगा, इसलिए ये केस बंद कर दिया गया। लेकिन लोग इन सब से इतने ज्यादा घबरा गए थे कि उन्होंने उस स्टेशन पर आना जाना लगभग ना के बराबर कर दिया। वही उस स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी नौकरी छोड़कर भाग गए। वहां पर कोई आता जाता ही नहीं था, तो इसलिए वहां पर अब ट्रेन रुकना भी बंद हो गई थी। और रात के समय तो कोई ट्रेन वहां रुकती ही नहीं थी, बल्कि रात के समय जब कोई ट्रेन वहां उस रेलवे स्टेशन से गुजरती तो उस ट्रेन के साथ कई बार एक सफेद साड़ी में महिला दौड़ते हुए देखी जाती। कई बार वो असाधारण फुर्ती के साथ दौड़ते हुए ट्रेन से आगे भी निकल जाती। इन सबसे लोगों में डर का माहौल बन गया था, इसीलिए रात के समय वह स्टेशन आने से पहले ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी जाने लगी और यहां तक कि लोग अपनी ट्रेन में खिड़की दरवाजे सब लगाकर रखने लगे ताकि उस महिला का साया ट्रेन के अंदर ना आ जाए। इस दौरान सब लोग एकदम शांति से भी बैठते थे। कुछ ही समय में वहां की सरकार ने इन सब की वजह से वो स्टेशन बंद करवा दिया। ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई कि यह कैसे पॉसिबल है कि एक अफवाह की वजह से पूरा का पूरा स्टेशन ही बंद करवा दिया जाए। खैर, उस समय तो मैंने सिर्फ इसे कहानी मान लिया था, लेकिन कुछ समय पहले जब मैंने इस स्टेशन के बारे में गूगल पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि सच में ये स्टेशन बंद हुआ था और ये लगभग 40 सालों तक बंद रहा था। सन 2009 में ममता बनर्जी ने इस स्टेशन को दोबारा खुलवाया, लेकिन अब भी लोग इस स्टेशन पर आने से कतराते हैं। लोग यह चाहकर भी भूल नहीं पाते कि लगभग 50 साल पहले यहां पर क्या हुआ था। लेकिन जिसको ज्यादा जरूरी होता है वो यहां से कभी कभार सफर कर लेते हैं, लेकिन यहां पर अब पहले जितनी चहल पहल नहीं होती। इसी के साथ ही रात में आज भी कोई ट्रेन यहां नहीं रुकती। इसी के साथ ही रात के समय यहां से गुजरने वाली सारी ट्रेनों की रफ्तार बढ़ा दी जाती है ताकि जल्दी जल्दी से स्टेशन छूटे। इतना ही, इस स्टेशन से गुजरने के समय आज भी खिड़कियां दरवाजे लगा दिए जाते हैं। स्टेशन पर काम करने वाले सारे लोग शाम होने के बाद यहां से निकल लेते हैं, कोई भी यहां पर नहीं रुकता। लेकिन मैं आज भी सोचती हूं कि क्या सच में वहां पर कोई खतरनाक आत्मा है जिसे लोगों का वहां आना पसंद नहीं? आपको क्या लगता है? साथियों, भले ही 21वीं सदी में आपको इस रेलवे स्टेशन की बातें सुनकर मजाक लग रहा होगा, लेकिन वहां पर कुछ तो ऐसा था और इसी वजह से सरकार ने उस रेलवे स्टेशन को 40 साल पहले बंद कर दिया था। और आज भी जब शुरू हुआ है तो स्टेशन पर एक अजीब ही नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। अब नॉर्मली आप और हम तो उस चीज को नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन जो लोग इन ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं वो बताते हैं कि उस जगह पर आज भी कुछ उपस्थिति है, लेकिन आज के समय में इतना है कि इसका कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलता। खैर, जो भी हो वो वही जान सकते हैं जो इन चीजों को अच्छे से डील करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मुझे पूरा यकीन है कि स्टोरी आपको काफी पसंद आई हो, तो दिल से एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए, अब जिन लोगों ने पिछली स्टोरीज को आखिर तक सुना है उन्होंने अपने नाम हमें सजेस्ट किए हैं। वो है गोपाल सिंह आगरा, प्रियंका खरती अवनी जालंधर, मनोहर छत्तीसगढ़, प्रियांशु सिंह बिहार, ऋतु सीतापुर, समीर निषाद, पवन डिडवाना जयपुर, उमा प्रसाद बेंगलोर, बिलाल सिद्दकी कानपुर, निशा दुबई, सुनील बैरवा राजस्थान, राजदीप धार असम, रूबी खान, महेश चौधरी जयपुर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।